हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल दैट इज़ लीगल जस्टिस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर नंबर 1 को। चैप्टर नंबर 1 जो कि कवर करता है सेक्शन 3 to 9। इस सेक्शन में हम लोग रिलेटेड केसेस भी देखेंगे और इसकी इम्पॉर्टेंस भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए अपने इस लीगल जस्टिस चैनल से और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 3। So before moving to our section number 3, let's discuss what is the chapter number 1 says. Chapter number 1 discuss about the three things which are further discussed in section number 3 to 9. That is, number 1 is communication, acceptance, and the last one is revocation. इस चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करा गया है संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण के बारे में। सो द होल चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1 अंडर सेक्शन नंबर 3 to 9 discussed about these three things and with the respect of the proposal, यानी प्रस्तावना को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेक्शन से, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्रपोजल को क्या कहते हैं, प्रपोजल किसे कहते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में प्रपोजल यानी प्रस्तावना को डिफाइन करा गया है। प्रपोजल का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति से इस तरह से कहता है कि वो व्यक्ति उस बात पे एसेंट दे। अब ये बात अपनी दो तरीके से कह सकता है, या तो कोई एक्ट करके और या तो कोई ओमिशन करके। एक्ट करके का मतलब होता है कि ये या तो लेटर के द्वारा, या तो फ़ोन के द्वारा, या तो किसी मीडियम के द्वारा इससे अपनी बात को कहे। ओमिशन का मतलब किसी बात को करने में असमर्थ होना। जैसे अगर इस व्यक्ति ने प्रपोजल करा और इसकी डेथ हो गई तो ये ओमिशन है। ये यानी कि इसने अपना जो कार्य करना था वो करने में असमर्थ हो गया, या फिर इसने जो वैलिडिटी ऑफ द टाइम पीरियड दिया था कि इस विद इन अ टाइम पीरियड में आपको एग्रीमेंट करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है, और ये व्यक्ति असमर्थ हो जाता है एग्रीमेंट करने के लिए, तो वो एज अ ओमिशन माना जाएगा कि कार्य करने में असमर्थ होना। या फिर ये इनसेन हो जाता है, ये पागल हो जाता है, तो भी असमर्थ हो गया करने में। तो कहने का मकसद ये है कि प्रपोजल आप कभी भी जब प्रपोजल करेंगे तो कोई कार्य या कोई ओमिशन के द्वारा ही करेंगे। यही चीज़ सेक्शन नंबर 3 बताता है। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं या आप एक्सेप्टेंस ले रहे हैं, या फिर आप किसी चीज़ को रोक रहे हैं, रिवोकेट कर रहे हैं, रिवोकेशन कर रहे हैं, तो ये सब आप करेंगे बाय द एक्ट और ओमिशन ऑफ पार्टी। ऑफ द पार्टी। तो सेक्शन नंबर 3 यही इतना कहता है। इस सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। 2 केस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला केस है ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी 1877, और दूसरा केस है स्टील यूनियन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम AIR 2009। तो सेक्शन नंबर 3 का पहला केस है ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी 1877 का। इस केस में कहा गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन प्रेसिडेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई शर्त है
कि इस शर्त को पूरा करने के बाद ही आप ये संविदा कर सकते हैं, तो उस शर्त को पूरा करना अनिवार्य होगा, उस शर्त को पूरा करना एसेंशियल होगा। अगर इस शर्त को आप नहीं पूरा करेंगे तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में किसी बात को प्रिस्क्राइब करा गया है कि इस चीज़ को आपको पहले फुलफ़िल करनी है, देन आप ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो यू हैव टू फुलफ़िल सच अ रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमारा दूसरा केस है इस सेक्शन का, स्टील यूनियन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम AIR 2009। इस केस में बताया गया है कि अगर कोई बिडर यानी बोली लगाने वाला व्यक्ति अपनी आखिरी बोली लगाता है और उस बोली को कोई भी रिब्यूट नहीं करता, कोई भी खारिज नहीं करता है, कोई भी उसके ऊपर बोली नहीं लगाता है, और तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की, उस पर्टिकुलर पार्टी की बोली फाइनल मानी जाएगी और वो एक्सेप्ट करी जाएगी एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये दो केसेस थे सेक्शन नंबर 3 में। तो सेक्शन नंबर 4 बेसिकली बताता है कि कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा प्रपोजल का, यानी कि प्रस्तावना का, कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा एक्सेप्टेंस का, दैट इज प्रतिग्रहण का, और कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा रिवोकेशन का, दैट इज प्रतिसंहरण। तो इस सेक्शन में, सेक्शन नंबर 4 में बताता है कि व्हेन कम्युनिकेशन कंप्लीट्स, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। जब प्रपोजर अपनी बात प्रपोजी को बताएगा, जैसे ही प्रपोजी की नॉलेज में आ जाएगी प्रपोजर की बात, तब प्रपोजर का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। अब प्रपोजर का एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? जब प्रपोजी उस बात को अपनी एसेंट देगा और इसका रिप्लाई ट्रांजिशन में करा देगा। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि अपनी बात को, जो एक्सेप्ट वाली बात है, उसके लिए अगर वो लेटर के द्वारा लिख करके दे रहा है तो वो लेटर बॉक्स में अगर लेटर डाल देता है तब हम मानेंगे कि इसका एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब रिवोकेशन की जो पावर है, रिवोकेशन कब कर सकता है? रिवोकेशन ये दोनों कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द पार्टी। यानी कि अगर प्रपोजर अपना रिवोकेशन कराना चाहता है तो एक्सेप्टेंस ना हो, एक्सेप्टेंस होने से पहले वो प्रपोजल को रिवोक करा सकता है। इसी तरीके से प्रपोजी अगर रिवोक कराना चाहता है तो वो ए से एक्सेप्टेंस होने से पहले ही वो रिवोक करा सकता है, लेकिन उसके बाद में नहीं करा सकता है। ठीक है, अब इस सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, कुछ केसेस हम लोग देख लेते हैं। पहला केस है, आप लोग फैमिलियर होंगे, लालमैन शुक्ला वर्सेस, मेरी पिछली वीडियो में ये केस डिस्कस करा है मैंने डीप में। लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 का। इस केस में बताया गया है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। तो कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब प्रपोजी की नॉलेज में आ जाती है बात, प्रपोजी की नॉलेज में बात आ जाती है, तब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल 1893 के केस में बताया गया है कि कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी डन बाय द एक्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट, बाय द एक्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से भी आप प्रपोजल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट केस है MS प्रोग्रेस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
वर्सेस भारत हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 1996। इस केस में बताया गया है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कैन ऑल्सो डन बाय द एक्ट ऑफ द पोस्ट। आप किसी लेटर के द्वारा भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा केस है भगवान दास गोवर्धन दास खेदिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी 1966। केस में बताया गया है एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल कैन ऑल्सो डन बाय द कम्युनिकेशन ऑफ टेलीफोन और बाय टेलेक्स। Telex is a type of messaging services, international messaging services. Nowadays we call as SMS, short messaging services. So आप मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा आप बता सकते हैं, एक्सेप्टेंस अपनी दे सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 कहता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो सेक्शन नंबर 5 कहता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि प्रस्थापना और प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण कैसे करा जाता है। तो पहले हम लोग प्रपोजल का देख लेते हैं, रिवोकेशन कब प्रपोजल का होता है। ए अपनी बात को बी से कहता है। अब ए के पास टाइम लिमिट है कुछ, वो ए जो रिवोकेशन की जो पावर है वो तब तक एग्जीक्यूट करा सकता है, तब तक वो कर सकता है रिवोकेशन जब तक कि बी की नॉलेज में इसकी बात ना पहुंच जाए। अगर बी की नॉलेज में इसकी बात पहुंच जाती है तब वो रिवोक नहीं करा सकता है, यानी कि बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर ए जो प्रपोजर है वो अपनी बात को रिवोक करा सकता है। बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर, यानी प्रपोजी की नॉलेज में आने से पहले वो रिवोक करा सकता है, उसके बाद में नहीं करा सकता। सेम चीज़ इसके साथ है, वो एक्सेप्टेंस को तभी रिवोक करा सकता है जब तक कि वो प्रपोजर के नॉलेज में उसका एक्सेप्टेंस ना पहुंच जाए। एक्सेप्टेंस प्रपोजर के नॉलेज में आ जाता है तो वो रिवोक नहीं करा सकता है, यानी प्रपोजी रिवोक नहीं करा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं, सेक्शन नंबर 6 रिवोकेशन हाउ मेड, यानी प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है। तो प्रतिसंहरण आप 4 तरह से कर सकते हैं, नोटिस के द्वारा, दूसरा है टाइम लैप्स, तीसरा है फेल्यूर टू परफॉर्म कंडीशन प्रेसिडेंट, फोर्थ है डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर। तो सेक्शन नंबर 6 हमें बताता है रिवोकेशन हाउ मेड, यानी प्रतिसंहरण कैसे किया जा सकता है। प्रतिसंहरण 4 तरह से किया जा सकता है, नोटिस के द्वारा, टाइम लैप्स हो जाए, या फिर कोई फेल्यूर हो जाए कंडीशन प्रेसिडेंट को करने के लिए, या फिर डेथ हो जाए या इंसेनिटी हो जाए प्रपोजर की, ठीक है। तो पहला है नोटिस के द्वारा। नोटिस के द्वारा इस तरह कर सकता है कि अपनी बात को प्रपोजी के पास रख सकता है कि हम अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तुम्हारे साथ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजी। जैसा कि मैंने सेक्शन नंबर 5 में बताया है कि रिवोकेशन कैसे करा जा सकता है। रिवोकेशन एक्सेप्टेंस और प्रपोजल का रिवोकेशन
तभी हो सकता है जब वो प्रपोजी की नॉलेज में नहीं आता है, तभी आप रिवोक कर सकते हैं। अगर आपका प्रपोजल प्रपोजी की नॉलेज में आ जाता है तो उसके बाद आप रिवोक नहीं करा सकते हैं। तो बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजी यू कैन रिवोक एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आप अगर रिवोक कराना चाहते हैं तो पहला है नोटिस। आप नोटिस दे दीजिए प्रपोजी को कि हमारा जो लेटर आ रहा है उस पर आप अपनी रजामंदी मत दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा या मैं आपको अपनी ये चीज़ नहीं बेचूंगा। तो आप एक नोटिस के द्वारा भी कर सकते हैं या फिर टाइम लिमिट के द्वारा कर सकते हैं। जैसे आपने दिया कि मुझे 10 दिन के अंदर अंदर बताओ, अगर 10 दिन के बाद बताओगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, और वो 10 दिन पार हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई करता है तो। ठीक है। दूसरा है कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन बताई गई है, जैसे कि मैंने आपको एक केस बताया था ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी में, कि अगर कोई कंडीशन को बताया गया है, आपको कंडीशन वो फुलफ़िल करनी है और वो कंडीशन आप नहीं फुलफ़िल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इनवैलिड होगा और वॉइड हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन बताई गई है कि अगर आपको ये कंडीशन पहले पूरी करनी है देन आप वो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस होगा, अन्यथा वो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तो वो कंडीशन को फुलफ़िल करना नेसेसरी होगी। ठीक है। अगर आप उस कंडीशन को नहीं परफॉर्म करते हैं देन दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। नेक्स्ट है हमारा डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, यानी कि प्रपोजर की, जो प्रपोजल कर रहा है, प्रपोजर की डेथ या प्रपोजर इंसेन हो जाता है, पागल हो जाता है, तो इस चीज़ के बारे में नॉलेज इंटीमेशन देना ज़रूरी है प्रपोजी को। जब तक कि आप उसको इंटीमेट नहीं करेंगे, जब तक कि आप उसको बताएंगे नहीं प्रपोजर की डेथ हो गई है या प्रपोजर इंसेन हो गया है, तब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक नहीं करा जा सकता है, रद्द नहीं कराया जा सकता है। इसलिए इंटीमेशन देना ज़रूरी है। ठीक है। इस सेक्शन नंबर 6 का एक कीवर्ड है, कीवर्ड ये है कि ये सारी चीज़ बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल है, यानी कि प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। प्रपोजल के एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप करते हैं तो वो आपका रिवोक नहीं हो सकता है। ओके। तो मूविंग टू अवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। सेक्शन नंबर 7 कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। सेक्शन नंबर 7 कहता है प्रतिग्रहण अत्यांतिक होना चाहिए, यानी कि एब्सोल्यूट होना ज़रूरी है। कोई भी प्रकार की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए एक्सेप्टेंस में, किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए एक्सेप्टेंस में। अगर प्रतिग्रहण करते समय प्रतिग्रहण कर रहे हैं आप, तो कोई अगर दुविधा है उसमें, अगर कोई एम्बिग्विटी है या कोई काउंटर ऑफर दे रहे हैं या उसके प्रति क्रॉस ऑफर दे रहे हैं, तो वैसा एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक्सेप्टेंस में अगर किसी भी प्रकार का कंडीशन प्रेसिडेंट है प्रपोजर की तरफ से, सपोज प्रपोजर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है प्रपोजी के साथ और उसने कहा, कोई कंडीशन प्रेसिडेंट लगा दिया कि इस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही हमारा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर इस व्यक्ति ने ये कंडीशन को नहीं फुलफिल करा है तो वो एक्सेप्टेंस वॉइड हो जाएगी, और ऐसा जो एक्सेप्टेंस होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा बल्कि क्वालिफाइड होगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे एक्सेप्टेंस में एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमने क्रॉस में बताई, कोई चीज़ हमने कहा कि हम एक्सेप्ट तभी करेंगे, हम इतना करने के बाद ही एक्सेप्ट करेंगे, या जो एक्सेप्टर है, जो आपका प्रपोजी है, वो कंडीशन कोई लगा दे रहा है तो वो क्वालिफाइड हो जाती है। अगर वो अनकंडीशन में
आपको कोई अनकंडीशन में आपकी एक्सेप्टेंस कर ले रहा है, देन इट विल बिकम अ अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 बताता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसीडरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, छोटा सा सेक्शन लेकिन इंपॉर्टेंट चीज। कहता है एक्सेप्टेंस हम तब मान लेंगे जब आप मेरी कोई कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे या मेरे बात पर आप कोई कंसीडरेशन दे देंगे। कंडीशन में सपोज प्रपोजर कहता है कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप इससे लगी हुई छोटी सी प्रॉपर्टी इसको भी खरीदना होगा। अगर आप पहले इस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तभी मैं अपनी ये वाली प्रॉपर्टी आपको सेल आउट करूंगा। ठीक है, अगर प्रपोजर की ये कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये प्रॉमिस बन जाएगा, और जब प्रॉमिस बन जाएगा तो वो एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा कंडीशन। कंसिडरेशन भी इसी में समझ लेते हैं। अगर प्रपोजर कहता है प्रपोजी से कि आपको ये प्रॉपर्टी अगर लेनी है तो आपको कुछ कंसिडरेशन देना होगा। अगर ये कंसिडरेशन में 5,000 रुपीज़ दे देता है एज अ एडवांस तो मान लिया जाएगा कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी सहमति दी, अपनी एसेंट दी, और जब एसेंट दे देता है तो इट विल बिकम अ प्रॉमिस एंड अ प्रॉमिस बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नाउ मूविंग टू अवर लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 9 ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 9। तो सेक्शन नंबर 9 जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा रखा है आपको कि कोई प्रपोजल या एक्सेप्टेंस आप एक्सप्रेस वे में यानी कि अभिव्यक्त करके कर सकते हैं या विवक्षित रूप यानी इम्प्लाइड वे में भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप प्रॉमिस भी या तो एक्सप्रेस वे में हो सकता है या फिर इम्प्लाइड वे में भी हो सकता है। ये सेक्शन नंबर 9 कहता है। सेक्शन नंबर 9 प्रॉमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। सिंपली बात बता रहा है कि प्रॉमिस एक्सप्रेस वे में भी हो सकता है और इम्प्लाइड वे में भी हो सकता है। प्रॉमिस एक्सप्रेस वे में तब कहलाया जाएगा जब आप किसी वर्ड्स के द्वारा बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो एक्सप्रेस वे में होगा। अगर प्रॉमिस आप अदर देन वर्ड्स है यानी कि विदाउट वर्ड्स आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो वो एज अ इम्प्लाइड वे होगा यानी विवक्षित रूप में होगा। अगर कोई व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा है वर्ड्स के द्वारा, लिख करके, बोल करके, प्रिंट करके, तो वो बाय एक्सप्रेस वे होगा। अगर वो लिख करके, बोल करके नहीं कर रहा है, कुछ और वे में कर रहा है जिससे प्रपोजर को ये ज्ञान हो जाए, ये नॉलेज में आ जाए कि प्रपोजी ने उसकी बात को एक्सेप्ट करा है, तो वो इम्प्लाइड वे का प्रॉमिस कहलाया जाएगा यानी विवक्षित रूप का प्रॉमिस कहलाया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।